नमस्कार। मैं भारती भारद्वाज विद्या एडुटेक के ऑनलाइन चैनल पे आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आप पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे, हम एक परिचर्चा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये परिचर्चा हिंदुस्तान समाचार पत्र के एडिटोरियल से रिलेटेड है, जिसमें संपादक महोदय ने जिन विषयों पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है उन सबों का हम लोग विश्लेषण करेंगे और उनके इस विषय पे जो भी स्टैंड है उन पर बातचीत करेंगे। हम ये देखते हैं कि हमारे संपादक महोदय ने एक ऐसे विषय की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है जो कि सचमुच बहुत ही अहम और बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही बहुत गंभीर भी है, क्योंकि इसका संबंध पूरे वैश्विक स्तर से जो समस्या चल रही है उस पर ध्यान आकृष्ट कराना है। हमारे संपादक ने इस ईरान और इजराइल युद्ध के विषय में कुछ बातें हम लोगों से शेयर की हैं, जिस पर हम लोग कुछ फैक्चुअल चीजें और कुछ जो भी इसके प्रभाव है पूरे वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले, विशेष रूप से भारत पर पड़ने वाले, उसका भी विश्लेषण करेंगे। संपादक महोदय ये कहते हैं कि जो इजराइल और ईरान के बीच होने वाला युद्ध है उसकी गर्माहट जो है वो केवल उस क्षेत्र विशेष तक ही नहीं रही है, बल्कि इसकी गर्माहट आप पूरे वैश्विक स्तर पर देख सकते हैं। उन्होंने ये भी बतलाया कि ये विश्व देखने से ये लगता बहुत छोटे से क्षेत्र में हो रहा है और शायद इसके छोटे ही परिणाम होंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उनका ये मानना है कि इसका असर पूरे वैश्विक स्तर पर भी दिखेगा और भारत पर भी। भारत पर तो अभी ही इसके प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। अगर आप शेयर मार्केट की बात कहें तो शेयर मार्केट इससे अभी सोमवार को ही प्रभावित हो चुका है। लगभग 25 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट से निकल चुके हैं। यही नहीं, सेंसेक्स लुढ़क कर अपने बहुत ही न्यूनतम स्तर पर आ गया है। लगभग इसमें आपको 3% गिरावट यानी कि 2500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ संसद की अगर बात करें तो संसद पहले दिन ही काफी उथल पुथल से भरा रहा और इसमें इस मुद्दे को बार बार उठाया गया कि हमारे इजराइल और ईरान युद्ध में जो भी बातें हो रही हैं और भारत का इस संबंध में क्या स्टैंड है, क्या इनिशिएटिव भारत ले रहा है, इस पर चर्चा कराई जाए। हो हल्ला इतना अधिक बढ़ गया कि जो संसद की कार्रवाई थी उसको स्थगित कर देना पड़ा, लेकिन चर्चा नहीं हुई। और इतना अहम विषय जो एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके आगे के परिणाम हो सकता है काफी भयावह भी हो, उनसे हमारा संसद चर्चा करने में चूक गया। आप ये देख पाते हैं कि अभी हमारे यहाँ गैस की क्राइसिस होनी शुरू हो गई है। घरेलू गैस जो है उसकी किल्लत अभी से ही महसूस की जा रही है, क्योंकि बेंगलोर में जो व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले गैस सिलेंडर हैं उनकी आवत बंद कर दी गई है और वहां के होटल्स आज बंद है। आज यानी कि 10 मार्च का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है इस बात के लिए कि भारत में इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। पेट्रोल और गैस के साथ साथ डीजल भी इससे प्रभावित हो रहा है और इसकी आवत जो है, जिसका हम आयात करते हैं, वो मुख्य रूप से खाड़ी देशों से ही किया जाता है। अगर हमारे यहाँ गैस या पेट्रोलियम की किल्लत होती है तो इसका असर केवल ये नहीं है कि हम लोगों के ईंधन पर ही पड़ेगा, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र पे पड़ेगा। अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होगी, क्योंकि महंगाई अब धीरे धीरे चरम की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पूरे देश में क्या वैश्विक स्तर पे यही स्थिति है कि आवाजाही या जो यातायात सुविधाएं हैं उससे ही हमारा व्यापार जो है वो संपन्न होता है। चाहे व्यापार हवाई मार्ग का हो, जल मार्ग का हो या थल मार्ग का हो, सब में पेट्रोल का ही यूज हो रहा है। और अगर पेट्रोल महंगे हुए तो उसके पूरे कुपरिणाम हर देश को भुगतने पड़ेंगे, जिसमें भारत भी है। हर एक छोटी बड़ी वस्तु महंगाई से की मार को झेल नहीं पाएगी। आम जनता का जीवन इससे काफी प्रभावित होने वाला है। ऐसे में विपक्ष का जो रोल है, क्या वो यही होना चाहिए कि सरकार की टांग खींचे और हमारे सत्रों में होने वाली बैठकों का बहिष्कार करें, या उनका सहयोगपूर्ण रवैया होना चाहिए? संपादक महोदय ने स्पेशली हमारे भारतीय जो क्रिकेट टीम है
उसका उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे सत्रों में हमारे विपक्ष का उसी तरह का सहयोगी रवैया होना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है तो उसको हटा देना उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उस खिलाड़ी को एकजुट करके उसका सहयोग करते हुए उसकी अच्छाइयों का पूरा पूरा लाभ उठाकर शीर्ष तक पहुंचना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे राजनीतिज्ञों को आपसी मतभेद भुलाकर देश को सर्वोपरि मानते हुए हम आगे के कदम बढ़ाएं, वही हमारे लिए भी सही होगा। वरना वो दिन भी दूर नहीं है कि ये छोटी सी समस्या जो कि हमारे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चल रही है वो कहीं हमारी समस्या भी ना बन जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगे। हमें एकजुट होकर, चाहे वो विपक्षी दल हो या जनता हो, सरकार का भी सहयोग करना चाहिए और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना और उसके महत्व को समझते हुए उनका साथ देना चाहिए। ये समय वैसा समय नहीं है कि हम आपसी झगड़ों में ही उलझते रहें। ये वो समय है जब हमें ये मानना होगा कि हमारा देश ही हमारे लिए सर्वोपरि है और देश के लिए हम सभी कर आगे बढ़कर काम करेंगे, अन्यथा इसका जो भी मुआवजा होगा हम सबको भुगतना पड़ेगा। टीम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। संपादक महोदय ने ये स्पष्ट रूप से हम लोगों से कहा। अगर हम सब भी देखें, इस पर गहन विचार करें, तो हम भी शायद इसी चीज पर पहुंचेंगे कि हमें अपने देश की सरकार का साथ देना चाहिए। वहां फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि पिछला अगर आप देखते हैं कि हमारे और भी युद्ध हुए हैं, जो कि रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध था, वहां से भी सकुशल भारतीयों को वापस निकाल के लाया गया है। निश्चित तौर से अगर यहाँ भी समस्या पैदा होती है तो आगे उन्हें भी लाया जाएगा, क्योंकि ये लगता है कि हरमुज के बाद और भी छोटे छोटे बंदरगाहों को ईरान के द्वारा बंद कर दिया जाएगा और तेल का जो आयातक देश है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव में आएगा। यही नहीं, जो हमारे दुश्मन देश भी हैं, हमारे नहीं मीन्स जो आपस में लड़ रहे हैं, उसमें अमेरिका या इजराइल वगैरह जो भी देश हैं, उनके द्वारा ऑयल रिफाइनरीज को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। अगर उनको वैसे ही तबाह कर दिया जा रहा है, बेवजह इतना तेल जला दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, तो ये विश्व के लिए भी एक चुनौती बनकर खड़ा होगा। इस पर गहन विचार की, बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमारा स्टेप होना चाहिए। संपादक महोदय ने एक छोटे से लेख से हम लोगों का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट किया है। धन्यवाद।